और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस सेटअप हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग तेजस बना रहे हैं, राइट? ऑलरेडी हम लोग रोल्स रॉयस के इंजन बना रहे हैं, ऑलरेडी हम फ्यूजलाज बना रहे हैं आपके अपाची हेलीकॉप्टर्स का, साफरान के इंजन आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन अड़ंगी मारी, किस तरीके से पाकिस्तान मुंह के बल गिरा, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई और फ्रांस ने बोला कि आज से सदा 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 अगर हमारा दोस्त है तो वो है भारत। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, अब ये सुनिए। फ्रांस कहता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पैसा है। फ्रांस कहता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम भारत में फैक्ट्री सेटअप करेंगे कि भारतवासी और फ्रेंच मिलके दोनों डिफेंस प्रोडक्शन करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है 2024 के पहले द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका। ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहा है प्रभु श्री राम का। तो दोस्तों 26 जनवरी की परेड निकट आ रही है और हम लोगों ने यानी कि भारत ने इनविटेशन दिया था जो बाइडेन को, जो किसी वजह से नहीं आ रखा। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब वो पन्नू का केस था इसलिए नहीं आए। नहीं, सब नहीं है बात। बेसिकली क्या है कि जो बाइडेन खुद अपनी हरकतों की वजह से बुरा फंसा है। उसका बेटा हंटर बाइडेन, उसके ऊपर करप्शन के केस, इसके केस, टैक्स के केस, फलाना ढिमका। वहां का जो ईडी है ना, वहां का ईडी जैसे यहां पे एक ईडी है वहां पे भी वैसे ही है, वो पड़ गया इनके पीछे। उसके पीछे एफबीआई पड़ गई प्रेसिडेंट के बेटे के पीछे कि भाई तू तो चोर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से और डोनाल्ड ट्रंप का सितारा उभर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैं बेटा तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, एक बार मैं दोबारा व्हाइट हाउस पहुंच गया तो मैं बदला लूंगा। उसने रिवेंज वर्ड यूज करा है, उसने वेंजेंस वर्ड यूज करा है। अगर हम उसको बोल दें ठीक हिंदी में, अगर उसका हम अनुवाद करें तो उसका आता है बदला। वो कह रहा है मैं बदला लूंगा, तुम लोगों ने जितना मुझे घिसा है ना बेटा, उतना ही मैं तुम्हें रगे दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। तो कई सारी चीजें ऐसी अमेरिका में हो रही हैं जिसकी वजह से इस भाई का गला सूखा हुआ है। ये कुछ कर नहीं पा रहा, ये छटपटा रहा है, इसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। जब वो हूथी का अटैक होता है, अभी तक कोई और प्रेसिडेंट होता तो यहां से एयरक्राफ्ट कैरियर से भाई साहब जहाज उड़ के ना हूथियों के ऊपर बम मार रहे होते। ये सिर्फ जो हूथी बोट्स है उनके ऊपर कुछ कर दिया, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया, या इजराइल के ऊपर जा रहे थे वो कर दिया। ऑफेंसिव कार्रवाई कर ही नहीं रही है, क्योंकि जैसा राष्ट्रपति यानी कि जैसा लीडर, जैसा राजा वैसी प्रजा, कहा गया है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो वही स्टोरी। एनीवे, इसने बोल दिया मैं 26 जनवरी में नहीं आऊंगा। भारत ने बोला ठीक है मत आओ। भारत ने फोन करा फ्रांस, मैक्रो ने बोला मैं आता हूं। अच्छा, मैक्रो क्यों मान गया? भारत और फ्रांस के रिश्ते हैं क्या दोस्तों? अखबार की खबर से यह पता लगता है, मीडिया रिपोर्ट से यह पता लगता है कि जब मैक्रोन आएगा तो डिफेंस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आपको यह बात तो पता ही है कि भारत ने राफेल लिए थे, 36 राफेल लिए थे ना, 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो दुनिया के बेहतरीन प्लेन्स में शामिल है। 36 राफेल, 26 राफेल, 26 इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वो भी डील साइन करने वाले हैं ये। और हो ना हो जब वहां पे आए मैक्रोन तो मोदी जी और वो साइन वाइन करके रफा दफा करें कि तुम 26 भी दे दो। लेकिन इससे बड़ा गेम चल रहा है दोस्तों। गेम चल रहा है सबमरीन्स का, गेम चल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट का। और मुझे ऐसा सुनने में आया है, अभी तक यह खबर मीडिया में नहीं आई है, लेकिन सुनने में आया है कि एयरफोर्स के लिए और राफेल आ सकते हैं। और अगर और राफेल हम देते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं, तो वो भारत में बनेंगे। अब समझ रहे हैं बात? मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये बाहर को चेक काट के दे के खरीदना, अब ये सिस्टम बंद करो, कुछ देर तक चले, क्योंकि भाई हमें जरूरत है। हमारे पास एयरफोर्स में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तादाद कम है, बढ़नी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि बढ़ रही है, अब बोलो भाई तुम भारत में बनाओ। राफेल चाहिए ना, ठीक है, हम 50 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, 30 प्लेन और का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बनेंगे भारत में, भारतवासी बनाएंगे। और आप भारत के साथ समझौता करो और भारत कंपनी के साथ आप यहां पे राफेल बनाओ। ये मोदी जी ने कह दिया। अच्छा, स्कॉर्पियन, इसके बाद डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की बात हो रही है। और हो ना हो भारत बात करेगा न्यूक्लियर सबमरीन की भी, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम मेंबर है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस के पास भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फ्रांस के पास भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और फ्रांस वो टेक्नोलॉजी रखता है, तो भारत बात करेगा, जाहिर सी बात है। ये सब बातें होनी है। उसके अलावा ट्रेड की बातें, ये वो, हम तुम्हें ये देंगे वॉशिंग मशीन, तुम हमें माइक्रोवेव ओवन देना, हम तो कपड़े देंगे, तुम साबुन, ये सब जो बातें होती है ना, ये मोटी बात क्या है? मोटी बात क्या है?
मोटी बात डिफेंस की है दोस्तों, दैट इज द मेन थिंग, राइट। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं कि एक जमाने में ना जो फ्रांस था वो पाकिस्तान का बहुत तगड़ा डिफेंस पार्टनर था। भारत के साथ क्लोज नहीं था वो। भारत का सामान रूस से, आज भी मुख्यतः सामान रूस से ही आता है, लेकिन एक टाइम पे, एक जमाने में, कई साल पहले फ्रांस और पाकिस्तान बड़े क्लोज हुआ करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रांस और पाकिस्तान की कहानी, फिर वापस किस तरीके से भारत ने अड़ंगी मारी, किस तरीके से पाकिस्तान मुंह के बल गिरा, पाकिस्तान की बेइज्जती हुई और फ्रांस ने बोला कि आज से सदा 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 अगर हमारा दोस्त है तो वो है भारत। इसके पीछे की क्या स्टोरी है, अब ये सुनिए दोस्तों। पाकिस्तान को फ्रांस ने दिए मिराज 3, मिराज 5, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर, एटलांटिक एयरक्राफ्ट और स्मार्ट बॉम्ब्स। अब आप समझ लीजिए, स्मार्ट बॉम्ब्स भी दिए, एटलांटिक एयरक्राफ्ट भी दिए, मिराज 3, मिराज 5, मतलब पाकिस्तान को फ्रांस ने क्या क्या नहीं दिया। उनके रिश्ते इतने मजबूत थे, इतने ताकतवर थे कि पाकिस्तान ने इटली से पैसे, खुद उनके पास कभी पैसा नहीं रहा पाकिस्तानियों के पास, लेकिन इटली से पैसे लेके 3 कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिए फ्रांस ने। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान ने फ्रांस से 3 कॉन्कॉर्ड एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर लिए कि इटली से फाइनेंस करवा के। इतनी मजबूत दोस्ती थी इनकी। जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं 1970 के, उनसे यह पता चलता है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट सप्लाईज, एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, यह पाकिस्तान और फ्रांस का एक गठजोड़ होने वाला था, जिसके बाद वो सारे के सारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने थे। यहां तक बात हो गई थी इनकी। 1971 की जब लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने फ्रांस से नेवल एयरक्राफ्ट और किस्म के हवाई जहाज भी मांगे थे। लेकिन दोस्तों 1998 में जैक शिराक, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो आते हैं और मिलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जैक शिराक और अटल बिहारी वाजपेयी की मीटिंग होती है और वहां से गेम बदलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्या भारत के पास फ्रांस के जहाज पहले से थे? बिल्कुल थे, लेकिन फ्रांस का झुकाव लगातार दर लगातार पाकिस्तान की तरफ हो रहा था, लगातार। और भारत ने बोला कि यार हमें भी फ्रांस से कुछ चाहिए। दोस्तों उस समय तक भारत की इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो गई थी। ये लेट 90s की बात है। पैसा आना शुरू हो गया था, लिबरलाइज हो गई थी भारत की इकोनॉमी और फॉरेन कंपनीज भारत में आके इन्वेस्ट कर रही थी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन और आईटी ये सब शुरू हो गया था, पैसा आना शुरू हो गया था। वो जो पुरानी इकोनॉमी थी वो डिसमेंटल हो रही थी, नई इकोनॉमी आ रही थी और भारत में एक यूफोरिया किस्म का था कि यार हम लोग कोई ना कोई बड़ा काम कर रहे हैं, भारत ठीक रास्ते पे चल रहा है। इसके बीच में अटल जी से मिलने आए जैक शिराक और फिर वहां से क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूं। वहां से दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कहानी शुरू होती है फ्रांस और भारत की। फ्रांस कहता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पैसा है। फ्रांस कहता है कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम भारत में फैक्ट्री सेटअप करेंगे कि भारतवासी और फ्रेंच मिलके दोनों डिफेंस प्रोडक्शन करें। ऐसा क्यों करा फ्रांस ने? पैसे तो बहुत देशों के पास हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के पास ही नए नए पैसे आए थे, पैसे तो कई देशों के पास थे। फ्रांस सबको तो नहीं देता अपना सामान, क्योंकि फ्रांस को लगा कि आइडियोलॉजिकली फ्रांस और भारत एक पटरी पर चल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट एक हैं, उनके दोस्त एक हैं, उनके दुश्मन एक हैं, ऐसा फ्रांस को लगा। और फ्रांस और भारत की दोस्ती और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। आज की तारीख में दोस्तों फ्रांस जो है वो भारत का टॉप आर्म्स सप्लायर है, रूस से ज्यादा। खैर इसमें और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो सकती है उसमें मुख्य कारण, क्योंकि रूस अब बाहर सामान इतना नहीं भेज पा रहा, क्योंकि उसको खुद अपने सामान की जरूरत है। उसकी फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही हैं बम, गोले, बारूद, हथियार बनाने में। लेकिन आज की तारीख में यही सच्चाई है, फ्रांस है भारत का इन टर्म्स ऑफ डॉलर पेमेंट्स, फ्रांस इज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स। इट हैज सरपास्ड रशिया। 2017 से 2021 का डेटा यह बताता है कि 29% जो भारत को एक्सपोर्ट हुआ है वेपन्स, वो फ्रांस से हुए हैं। दोस्तों ये कुछ हाइलाइट्स हैं भारत और फ्रांस के गठजोड़ की, मेल मिलाप की। दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा भारत और फ्रांस के सैन्य जो सामान है, सैनिकों का जो सामान, जो वेपन सिस्टम्स हैं, उनका को प्रोडक्शन, राइट। नवाल ग्रुप फ्रांस का और मजगांव डॉक्स इंडिया का। P-75 एक प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का।
P-75 प्रोजेक्ट के तहत भारत और फ्रांस ने मजगांव डॉक्स में सबमरीन्स बनाई। P-75 के तहत दोस्तों 5 सबमरीन्स जो बनी हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और छठी 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगी। मैंने बताया नवाल ग्रुप ऑफ फ्रांस और मजगांव डॉक्स इंडिया, फ्रांस की टेक्नोलॉजी, भारत की कारीगरी, इससे बन रही है सबमरीन। प्रोजेक्ट का नाम है P-75। दोस्तों आपको याद होगा जिस तरीके से मोदी जी अमेरिका गए थे और जी के इंजन्स की बात करी थी और बहुत बड़ा इसको बताया गया कि साहब जी के इंजन्स भारत में बनेंगे, ये सब उसी तरीके से फ्रांस का एक ग्रुप है दोस्तों साफरान। साफरान के इंजन्स भी भारत में बनेंगे और ये साफरान ग्रुप और डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का एक इदारा है, भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में गठजोड़ है, एक टाइप है जिससे कि साफरान के इंजन, तो भारत में 2 फाइटर जेट के इंजन बन रहे हैं। फिर एक अमेरिका का जी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन और दूसरा साफरान। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसने 10,000 मिलान मिसाइल्स 10,000 मिलान मिसाइल्स बनाई हैं। यह भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी और भारत की कारीगरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करता है फ्रेंच टेक्नोलॉजी और फ्रेंच सपोर्ट के साथ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताई थी ना सबमरीन्स की, भारत और फ्रांस के बीच में हो सकता है जब मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट एक साथ बैठे हैं इस बार, जब वो 26 जनवरी के लिए आए, तो ये बात भी डिक्लेयर हो जाएगी न्यूक्लियर सबमरीन्स की। हमने अपनी बना लिया आईएनएस अरिहंत, दूसरी आईएनएस अरिगात बन रही है, अरिहंत इज ऑपरेशनल, अरिगात आने वाली है। लेकिन भारत को अगर चीन को काउंटर करना है दोस्तों, इफ वी हैव टू काउंटर चाइना देन वी नीड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टफ यार। फिर आपको चाइना से बेहतरीन सबमरीन्स चाहिए और चाइना से बेहतरीन सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी फ्रांस आपको देगा, क्योंकि फ्रांस, देखिए चाइना चोरी करता है, चाइना दूसरों की टेक्नोलॉजी चोरी करके अपनी बनाता है। चाइना के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, जीरो, बिल्कुल 0/0, निल। लेकिन फ्रांस ने खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है और भारत के साथ एक प्रॉपर टाई अप होने वाला है। इसके ऊपर भी बातें चल रही हैं और हो ना हो इस बार मोदी जी डिक्लेयर कर देंगे कि फ्रांस के साथ हम इतनी सबमरीन्स बनाने वाले हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, नॉट डीजल इलेक्ट्रिक। जो P-75 की बात है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, ये वाली न्यूक्लियर बनने वाली हैं दोस्तों। न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक अलग मामला चल रहा है। दोस्तों फर्क यह है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में जब डीजल खत्म हो जाता है तो आपको सरफेस पे आना पड़ता है और आपको फिर ये रिफ्यूलिंग करनी है, ये डालना है, क्योंकि वो डीजल खत्म हो गया। लेकिन अगर न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन एक्चुअली कायदे से ये नीचे चलती रहेगी पानी, इसको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो भारत के पास नहीं है, अमेरिका के पास जरूर है, लेकिन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता है, लोग ये कहते हैं कि 20 साल तक वो सेल कर सकता है, उसको शोर पे आने की जरूरत नहीं है, 20 साल उस पर इतना ईंधन है क्योंकि वो न्यूक्लियर से चलता है। उसी प्रकार की सबमरीन्स भारत के पास भी हैं 2, लेकिन भारत चाहता है कि और उनके पास आए और ये टेक्नोलॉजी फ्रांस देने को तैयार है। फ्रांस कहता है यार हम बैठे हैं यहां पे, आप बताओ आपको क्या चाहिए, साथ बनाएंगे ये। और फ्रांस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। हो ना हो इस बार मोदी जी उस कागज पे भी साइन करते हैं। मैक्रोन और मोदी जी ने साइन करा था एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के लिए, यानी कि न्यूक्लियर से बिजली बनाने का। ये दोस्तों जैतापुर में है, भारत के अंदर, जहां पे फ्रांस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भारत बिजली बना रहा है। आपको हमने कुछ समय पहले खबर दी थी कि 4-5 और न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग रशिया से ले रहे हैं, तो हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, यानी कि हमने बैलेंस कर दिया। दुनिया ये ना बोले कि साहब आप सिर्फ रशिया से ले रहे हैं, तो हम फ्रांस से भी ले रहे हैं। अमेरिका से लेने में थोड़ा सा अभी भी हम लोग टेंटेटिव हैं यार, थोड़े से हमें लगता है कि अमेरिकन क्या है, किसी के सगे नहीं है, वो अपने फायदे के लिए दोस्त की पीठ पे भी छुरी उतार सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़ेलेंस्की का क्या हाल बना दिया। So we will never be in that position of Zelensky. God forbid. We will never be in that position. तो दोस्तों यही बात है जो मैं आपसे आज कहना चाह रहा था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मोटा मोटी जो बातें होने वाली हैं मोदी जी से, कई बात होंगी उनसे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो होगी आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर, वो बात होगी एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, राफेल के ऊपर। ये बातें होने वाली हैं और मोदी जी ने अपनी बात ऑलरेडी कहलवा दी है थ्रू एयरफोर्स एंड थ्रू अदर एजेंसीज की बॉस वी आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग राफेल इन इंडिया। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए भारत कहता है कि 100 राफेल बनाओ, उदाहरण दे रहा हूं, भारत कहता है दोस्तों 100 राफेल बनाओ, आपको एक बात बताए, 100 राफेल में अगर भारत में बनते हैं मेक इन इंडिया, लाखों लोगों की नौकरियां लग जाएंगी यहां पर, लाखों लोगों की, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का एक बेस सेटअप हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग तेजस बना रहे हैं,
राइट? ऑलरेडी हम लोग रोल्स रॉयस के इंजन बना रहे हैं, ऑलरेडी हम फ्यूजलाज बना रहे हैं आपके अपाची हेलीकॉप्टर्स का, साफरान के इंजन आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन फुल फ्लेजेड जब एयरक्राफ्ट बनेगा भारत में, उसका खेला ही अलग होगा बॉस। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों, पहला सवाल है विनय सत्या का। विनय सत्या जी कहते हैं, नमस्कार मेजर भाई। नमस्कार विनय भाई। ईरान ने वीजा रिक्वायरमेंट भारतीयों के लिए लिफ्ट कर दी। क्या आपको लगता है कि यह ईरान की तरफ से कोशिश है भारत को अपना लेबर मार्केट खोलने के लिए और फिर बाद में प्रेशर क्रिएट करने के लिए? यानी कि पहले भारत को बोला कि आप हमारे दोस्त तो आ जाओ, भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में उसी को लेकर प्रेशर डालो क्योंकि लेबर मार्केट अपना खोल दिया। और ऑल्सो कुड दिस गो डाउन एज इंडिया बिट्रेइंग द वेस्ट? देखिए ना, मैं विनय सत्या जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं लगेगा कि भारत वेस्ट को धोखा दे रहा है या ऐसा? नहीं, देखिए, ये ईरान से शादी थोड़ा ना कर रहे हैं हम लोग, या रूस से या फ्रांस से या अमेरिका से। भारत वही करेगा जो भारत के फायदे में है, और हर एक देश को वही करना चाहिए जो उसके फायदे में है। और कम से कम भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कभी मुंह से नहीं बोला ये, लेकिन उनके एक्शन से मैं समझ जाता हूं वो क्या करना चाह रहे हैं। इतनी मुझे समझ है, वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, ना मैं रूस का राष्ट्रपति हूं, ना मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, ना मैं फ्रांस का राष्ट्रपति हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। मुझे हर एक देश से फायदा उठाना है और अंत में भारत और भारतवासियों को फायदा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ईरान को बुरा लगता है तो कल लगता है आज लगे, आज लगता है अभी लगे। तो ऐसा नहीं है, ईरान भी ये समझता है, वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेली ईरान ने। ईरान भी ये समझता है कि साहब ऐसा है कि जब आप भारत जैसे देश के साथ डील करेंगे तो भारत अपना फायदा देखेगा, और हर चीज में एग्जिट क्लॉज होता है, हर चीज में। एंड नोबडी इज बिट्रेइंग एनीबडी। ये तो डील होती है, हर चीज कागज में लिखी जाती है, ये कोई मुंह जबानी वादे थोड़ा ना होते हैं। एवरीथिंग इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देंगे, आप हमें ये एक्सेस देंगे, उसके बदले में हमें ये मिलेगा। इट इज ऑल गिव एंड टेक। ये व्यापार है, ये लेन देन की चीजें होती हैं, सब में लिखत पढ़त होती है। दूसरा सवाल है शुभम भारद्वाज जी का। ये कहते हैं कि जैन मेजर साहब, मेरा सवाल ये है जम्मू और कश्मीर से कि इंटरनल सपोर्ट क्यों है आतंकवादियों को? इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कश्मीर के अंदर हमने, फिर भी आतंकवादियों को अंदरूनी सपोर्ट क्यों है? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए शुभम जी, मैं आपको बताता हूं। ऐसा होता है कि ये इंटरनल सपोर्ट बहुत कम हो गया है, लेकिन इसको जाते जाते समय लगेगा। आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल जीरो बेस पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरनल सपोर्ट आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश में भी है। तो हम लोग कश्मीर को ना डेमोनाइज करें तो यही ठीक है, राइट? कि कश्मीर में ऐसा क्या केरल में नहीं हो रहा आतंकवाद को सपोर्ट? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा? क्या दिल्ली में नहीं हो रहा? हो रहा है ना हर जगह, तो कश्मीर में भी हो रहा है। लेकिन कश्मीर में पहले से बहुत कम है, और जो वहां पे एक राजनीतिक व्यवस्था रही है, 370-35 से रहा है, एक सेंस ऑफ एलिनेशन रहा है कि हम लोग अलग हैं, भारत से अलग हैं, ये वो दुनिया भर का जो पहले झूठ बोला गया कश्मीरी लोगों को झूठ बोला गया। और मैं कश्मीरी लोगों को इसमें ब्लेम नहीं करता, मैं उनको गलत नहीं मानता। क्योंकि आप एक बच्चे को बचपन से ये बोलेंगे, ठीक है, लगातार रोज बोलते रहेंगे, ये जो घास है ना, ये जो इसका रंग है इसको लाल बोलते हैं, ये जो घास है ना इसका रंग है इसको लाल बोलते हैं, ये जो घास है ना इसका रंग है इसको लाल बोलते हैं। बच्चा घास को लाल ही बोलेगा। वो जब बाहर जाएगा तब लोग बोलेंगे घास तो हरी होती है। बच्चा उनसे लड़ेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे गलत बातें सिखा रहे हो, घास तो लाल होती है। कश्मीर में नेताओं ने, हुर्रियत ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने हर समय कश्मीरियों को यह बताया कि घास का रंग लाल है, राइट? आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2-3 लोगों को मिला वहां पे कश्मीर में, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। लोगों को इतनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन दी गई है कि आप सर पकड़ लेंगे। आपको, और सबका नहीं, जो पढ़े लिखे हैं उनको सब पता है, पर कुछ जैसे मासूम लोग होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता है, उनको ऐसा लगता है कि पूरे भारत में 370-35 से लगा हुआ है। पूरे भारत के हर एक राज्य को, हर एक यूनियन टेरिटरी को 370-35 का फायदा मिल रहा है। सिर्फ कश्मीर को 370-35 से महरूम रखा गया, उससे हटा लिया गया है, क्योंकि कश्मीर में 97% मुस्लिम्स हैं और भारत कभी मुसलमानों की तरक्की नहीं देखना चाहता, इसलिए भारत ने 370-35 से वहां से हटा लिया।
तो मैंने बाबा को बैठ के समझाया, मैंने बोला बाबा, मैंने गूगल पे दिखाया उनको, तब बाबा करीब 45 मिनट के बाद शांत हुए। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने बोला बाबा देखिए, बुजुर्ग आदमी थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, वेरी एल्डरली ना। तो बाबा को बैठ के मैंने बाबा को बताया, मैंने बोला बाबा ऐसा है कि सिर्फ कश्मीर में 370-35 था, और 370-35 को हटे हुए 2 साल हो गए। आपको क्या, किसने आपकी ज़मीन हड़प ली, या आपकी नहीं हड़पी? आप किसी को जानते हैं आपका कोई रिश्तेदार जिसकी ज़मीन हड़प ली हो? आपका कोई दोस्त, कोई अफवाह सुनी हो आपने? भाई कश्मीर इतना सा है, बिलांद भर सा इतना है कश्मीर, 80/40 से ज़्यादा नहीं है वैली वो। तो मैंने ये पूछा कि बाबा आप बताओ, आप कहते हो कि ज़मीन हमारी ले लेंगे, हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा। किसी ने कल्चर ख़त्म करा आपका? किसी ने आपकी ज़मीन लेने की कोशिश करी? किसी ने बोला कि बाबा हम आपकी ज़मीन लेते हैं, बताओ कितने पैसे के? किसी ने खरीदने की कोशिश करी? करा नहीं। मतलब फिर मैंने 2 नेताओं की फोटोग्राफ दिखाई अपने मोबाइल फ़ोन पर। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप उनको भली भांति परिचित हैं उनसे, आप जानते हैं उनको। मैंने बोला यही है चोर। बाबा हंसने लगा, बाबा फिट हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम तीसरे सवाल पे। संकेत ठाकुर, राम राम मेजर सर। राम राम संकेत जी, राम राम। क्या कारण है कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है और भारत एक सुपर पावर कैसे बन सकता है? सेम ट्रेंड। देखिए, भारत में पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है, ये सोशलिज्म सबसे बड़ा नाश है, सबसे बड़ा कीड़ा है ये, कम्युनिज्म, ये तो हर जगह फेल है। तो भारत में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ये बाद में सोशलिज्म हटाई गई, फ्री मार्केट इकोनॉमी करी गई, तब भारत ने धीरे 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 तरक्की करी। चाइना ये बहुत पहले समझ चुका था, हम लेट समझे तो हमारी तरक्की लेट हुई, हम उन एब्स एंड फ्लोज का फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, चाइना डिक्टेटरशिप है, लोग कहते हैं साहब चाइना ने तरक्की करी, भारत को चाइना का मॉडल। भाई साहब, अगर चाइना का मॉडल हम लोग फॉलो करने लगे ना, यहां के लोगों की चीखें निकल जाएंगी, चीखें निकल जाएंगी यहां के लोगों की। जिस दिन हमने चाइना का मॉडल, तरक्की हो जाएगी, पैसा ऐसे बहेगा जैसे गंगा जी बह रही हैं, ये सब हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, आंख से आंसू, नाक से खून और मुंह से चीखें ना निकल जाएं तो मेजर का नाम बदल देना। मैं आपको बताता हूं चीन में हुआ क्या था, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ त्से-तुंग बॉस था चाइना का। माओ त्से-तुंग को लगा कि चाइना को इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए। चाइना जो कि एक कृषि प्रधान देश था, उसको एक औद्योगिकरण उसमें आना चाहिए बहुत तेजी से। उसने बोला ठीक है, कल से ये काम शुरू, कल से काम शुरू। आप जाके पढ़िए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में 1 से लेकर 2 करोड़ लोग मर गए। चाइना की जो इकोनॉमिक तरक्की है, जो आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं ना चाइना की, कि दुनिया का 2nd रिचेस्ट कंट्री, ये वो क्या सड़कें, लाशों के ऊपर बनी हो सड़कें। भाई साहब, कल आपका घर है, आपका घर है, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला है, अगर चाइनीज ये कह दे गवर्नमेंट कि इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा तो बनेगा। यहां पे ये नहीं होता कि किसान हाय हाय कर रहे हैं और झंडा लेके बैठे हैं, गायब हो जाएंगे किसान। चाइनीज किसानों की बात कर रहा हूं। हम तो किसानों को यहां पे बैठाते हैं अन्नदाता बोल के। चाइना में कोई मुंह खोल के देखे कि साहब आप हमारी जमीन नहीं ले सकते, आप तरक्की की स्पीड चाइना से आपकी हो ही नहीं सकती। वहां पे तो डिक्टेटरशिप है, वहां पे पुलिस वाला आके कहता है कि 90 दिन दिए जाते हैं, 90 दिन तुम्हें वहां पे जमीन देंगे, इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन वहां, तुम्हारी नौकरी वहां, भागो यहां से 90 दिन के अंदर, वरना 91वें दिन वहां पे बुलडोजर आके सब साफ। मैंने खुद देख रखा है यार, मैंने खुद देख रखा है। एक बहुत अच्छी जगह थी, वहां पे रंग बिरंगे हट्स के वो टाइल वाइल लगे रहते थे। मैं जाता था, मैं आया 6 महीने के बाद इंडिया से, मैंने देखा ऐसी रोड जा रही है फ्लाईओवर से, उसके ऊपर, और गाँव का गया, गाँव गायब। मैंने अपनी आंखों का देखा हुआ है यार, गाँव के गाँव गायब कर दिया चाइना ने। जब चाइना में बीजिंग के ओलंपिक्स हुए थे, चाइनीज आर्मी यानी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सॉरी देयर इज नथिंग कॉल्ड द चाइनीज आर्मी, इट्स PLA के ट्रक्स आए, सारे गरीबों को, सारे स्क्वाटर्स को, सारे भिखारियों को पकड़ के 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर कहीं जंगल में डाल दिया उन्होंने। बोला मरो यहां पे जाके। चाइना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गई क्योंकि किसी ने कोई भिखारी नहीं देखा, राइट? तो जब भी हम कहते हैं ना कि चाइना की तरक्की, चाइना का मॉडल लाशों के ऊपर बना है, इस बात को आप कभी मत भूलना दोस्त। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।